अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 70B स्टार्ट करते हैं जी। आज फ़र्ज़ है जब हो जाए तो फिर जल्दी कर लिया जाए, तो छुट्टियां ना हों होने की वजह से मैंने तो ऐसे भागम भाग कर लिया था कि अगर पहले छुट्टियां आने से पहले मर गया तो बहुत बड़ी वईद आती है इस पर। चले जी, जिस पे आज हो जाए फ़र्ज़ उसको देर नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 664 ओपन करें जी। ऐसे ही बस छोटी मोटी बातें आज करते हैं, 2-3, उसके बाद फिर टेस्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर बस क्लास ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। घंटा सवा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 939 सॉरी पढ़ें। सवाल पढ़ें, जवाब ना पढ़ें, बल्कि आप ना ही पढ़ें। आप इधर देखें भाई, आप जो जवाब देख रहे हैं इधर देखें प्लीज़। डेढ़ सीटें बचनी हैं। ओके, एक्स लिमिटेड परचेज 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन यकम जनवरी 9। अब देखो, अब शेयर्स हों डिबेंचर्स हों, अब आपने इन बातों से नहीं घबराना, ठीक है ना। अब बस ऐसे खड़क 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 करते जाना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। कुछ दे दो भाई ने तो बाजार ला लिया, काम दी भी कोई चीज़ कर दो। एक्स लिमिटेड ने 5000 शेयर्स खरीदे हैं यकम जनवरी 9 को। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड ऑन परचेज इज 2%। 2% ऑफ व्हाट होगा जी? 2% ऑफ परचेज प्राइस ही होगा। वी रिसीव्ड 15% बोन। वो एक्स लिमिटेड ही था बेसिकली। ये सवाल थोड़ा सा एक्स से आके वी पे आ गया, ठीक है ना। मतलब ये वही एक्स लिमिटेड की बात हो रही है। एक्स परचेज रिसीव्ड 15% बोनस शेयर्स ऑन यकम मार्च 9। फेयर वैल्यू इज कितनी? 108 रुपये, ठीक है जी। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग एक्स लिमिटेड क्लासिफाइज शेयर्स अंडर FVTPL। FVTPL है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पहली बात, लेजर बनेगा, लेजर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और इसको हम रखते होते हैं परचेज प्राइस पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस आउट। किस दिन खरीदा था? यकम जनवरी 2009। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज प्राइस पे, ठीक है जी। 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो 5000 शेयर्स इंटू 100 रुपया कितना जी? 1000 में। चलो ठीक है, 1000 में रहना फिर। मतलब आप 1000 में सवाल करा रहे हैं मुझे, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है। सादा काम सादा ही रहने दिया करो जी। 500, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे हुई है, चलो साथ साथ उन्होंने तो जनरल एंट्रीज कही थी तो हमने वैसे ही बना ली। ये तो यहाँ पे लिखते ही ना तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। यकम जनवरी, हाँ वो बाद में कर लेते। यकम जनवरी 9 बोले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट 500 से, और इसी दिन एक्सपेंस डेबिट कैश। कंफर्टेबल हो गए अब आप लोग जी? बोलें 500 का 10, ठीक हो गया जी। एक्स रिसीव्ड 15% बोनस शेयर्स। 15% किसका होगा जी? जाहिर सी बात है जो शेयर्स है उन्हीं का ही होगा, ठीक है। अब हम आए इधर किस दिन? यकम मार्च 2009 पे आए। अब शेयर्स एक्स लिमिटेड ने रिसीव किए हैं, यानी जिस किसी के ये शेयर्स इन्होंने खरीदे थे उन्होंने ही बोनस शेयर्स बांटे ना। बोलो भाई। हाँ, ये एक्स लिमिटेड शेयर्स नहीं बांट रहा, ये इनके शेयर्स इशूड नहीं है, इक्विटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। ये देखो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। तो हम ठीक है ना, हमने शेयर्स खरीदे और हमें फिर 15% बोनस में भी, मुफ्त में भी शेयर्स मिल गए। तो यकम मार्च को आए, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितने से? अच्छा 500 का, अच्छा कितना आता है? 7.5, ठीक है। और क्रेडिट क्या? डिविडेंड। बोनस इश्यू है, डिविडेंड नहीं, और वो भी इनकम नहीं होती। क्रेडिट तो शेयर कैपिटल हो रहा है, वो तो उनका हो रहा है, हमारा। हम आज अब ज़िंदगी में पहली बार ये बात सुनो, मैं बोनस शेयर्स इशू करूँ ना तो
तो उसकी तो एंट्री है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल बड़ा है, मैंने इशू किया है। लेकिन जिसने रिसीव करना होता है उसकी किताबों में कोई एंट्री नहीं होती। बोनस शेयर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, क्या एंट्री करोगे आप? घर पे आपका होमवर्क है, आज होमवर्क नंबर 1 क्या है? आप बोनस शेयर्स रिसीव करें कहीं से, उसकी एंट्री बना के आइएगा, ठीक है? बढ़ाता हूँ इन्वेस्टमेंट को, नंबर ऑफ शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। यानी अगर अब मुझे 31 दिसंबर पे जाके डिविडेंड मिले तो मुझे डिविडेंड 5000 शेयर्स पे नहीं मिलेगा, 5000 जमा बेचने जाऊंगा तब भी मुझे इन शेयर्स के ऊपर फायदा मिलेगा, लेकिन फेयर वैल्यू इनटू 5000। एक मिनट जरा एंट्री नहीं करते जरा, मैं जरा बोलना आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आफ्टर बोनस इशू, वो निकालें जरा। मेरे पास शेयर्स थे आफ्टर बोनस कितने हो गए? तो 5000 पड़े थे, इनमें 15% ऑफ 5000 ऐड हुए तो कितने बन गए? 57। अच्छा, अब जरा बोलना आसान हो गया, ठीक है? हाँ, अगर मैं बाजार में बेचने जाऊंगा तो अब 5000 नहीं 5750 शेयर्स बेचूंगा, हो गया फायदा। अगर मुझे डिविडेंड मिलेगा 5000 पे नहीं 5750 में मिलेगा, हो गया फायदा। ये सारे फायदे होंगे, लेकिन इसकी एंट्री क्या करनी है ये बता दो। जिसने रिसीव किए हैं बोनस शेयर्स, जिसने रिसीव किए हैं उसने क्या एंट्री करनी है? डिविडेंड नहीं है। अच्छा, पढ़ गए ना सोच में, FAR 2 में पहुंच के डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा भाई, इसकी एंट्री नहीं होती। सादा बात है, जो बोनस शेयर्स आपने रिसीव किए हैं कभी भी जिंदगी में उसकी एंट्री नहीं करेंगे आप, नो एंट्री, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर निकाल के रख लें, क्योंकि आगे आपको 750 शेयर्स आपके पास बढ़ गए हैं। इनको बाजार में बेचें तब भी पैसे मिलेंगे, इनको आप डिविडेंड के लिए रख लें, इस पर भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ये शेयर्स जो आए हैं इनके लिए कोई पैसे आपने ना दिए। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, क्या कैश पे किया है? नहीं, कि कैश नहीं पे किया, ठीक है? फायदा हो रहा है जब, तो तब देखेंगे ना। फायदा लेते हैं, फायदा जी कहीं नहीं आएगा आपके रिकॉर्ड्स में, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर बस शेयर्स आ गए हैं। देखो यहाँ पे कर लेना, मेरी बात सुने, 31 दिसंबर 2009 आएगा, ठीक है? यहाँ पे कैरी डाउन निकालना है, फेयर वैल्यू लेनी होती है, नंबर ऑफ शेयर 5750 हैं। अब बताओ फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी है? 108। अब आ गया गेन, अब आएगा गेन, कुछ मौका तो होगा ना गेन का। सिर्फ शेयर्स रिसीव करने की हम एंट्री कर नहीं सकते यार। शेयर्स फेस वैल्यू पर, उन्होंने तो रिटेन्ड अर्निंग्स से, जिन्होंने इशू किए थे रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाले प्रॉफिट्स, उनको निकाल के कैपिटल बना लिया, शेयर कैपिटल बना लिया, ठीक है? हम क्या करें? शेयर्स रिसीव किए हैं, कैश हमने पे नहीं किया, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं सिर्फ। बेटा ये बायोलॉजिकल एसिड नहीं है ना, वो जिंदा एसिड है, वो पड़े पड़े बढ़ जाता था, वही वाला एसिड बढ़ गया था, ठीक है? और वो दूध देता था, उसके डिविडेंड इनकम को, उसके मिल्क को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे। अब हर स्टैंडर्ड तो अपने हिसाब ही रखता है ना, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं बस, ठीक है? घर बैठ के सोच के नया स्टैंडर्ड तो बना सकते हैं। अभी तक बहरहाल यही अकाउंटेंट्स कहते हैं कि मुफ्त शेयर्स रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है? इशू करने वाले ने एंट्री कर दी, आपने शेयर्स अपने पास रख लिए, ठीक है? लिख के रखें अपने हिसाब में, जाहिर सी बात है। आपको ये भी तो कहीं से पता होगा कि आप देखो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 500 रुपये नज़र आ रहे हैं, बल्कि यूँ बोले 5 लाख रुपए नज़र आ रहे हैं आपके शेयर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5000 शेयर्स तो नहीं ना नज़र आ रहा, वो कहीं लिखा ही होगा ना आपने, वहीं पे 5000 जमा 750 लिख के रख लो, ठीक है? अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास संभाल के रख लो, मुफ्त में आ गए, बस पड़े पड़े आ गए। बेटा डिविडेंड के तौर पे भी वो बांटे तो वो डिविडेंड के तौर पे बांटेंगे। मैं आपको भाई आज एक और बात भी बता दूं, अगर मुफ्त शेयर बांटने वाला डिविडेंड के तौर पे बांटे तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करता है, बांटने वाला, ठीक है? हमें डिविडेंड की जगह पे भी शेयर मिलेंगे तो हमने कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि उन शेयर्स का फायदा क्या है? जब वो मिले हैं तो हम यूज कर रहे हैं उसको। बात को लॉजिक समझें। आपको कैश डिविडेंड मिला, क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। आपको मुफ्त में शेयर्स मिले हैं, क्या करोगे? एक किस्म की करो ना, उसको इस्तेमाल करो, खा लो। नेक्स्ट टाइम जब डिविडेंड मिलेगा तो वो भी शामिल हो जाएगा, उसका डिविडेंड भी आ जाएगा, उसका डिविडेंड आएगा, कैश डेबिट होगा, वो कैश आएगा ना डिविडेंड, और उसके ऊपर डिविडेंड इनकम क्रेडिट करना। अच्छा आपको नहीं जी हम बेचते हैं, जब बेचोगे तो कैश आएगा, बस ठीक है, कैश आया, इनकम क्रेडिट, यही इनकम है। मतलब घर वाली के पास ले जाओ डिविडेंड को, या पका दे आज वो
मुझे डिविडेंड आज मिला है, ये बस सब्जी नहीं, अब शेयर्स मैं बाहर दुकान वाले को दिखा रहा था शेयर्स, वो नहीं सब्जी दे रहा, मैं क्या करूं? तो आप मुफ्त शेयर्स अपने रखें, अगर अभी फायदा चाहिए ना तो बाहर बेच दें। अब अगर बेचेंगे तो इन 750 शेयर्स की एंट्री होगी कैश डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना? अब फिर आपका कैश डेबिट हो गया और अब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रिकॉर्ड, बारों बार काम चल गया बस। ठीक आगे बात होगी, ठीक है चले। तो फ़ायदा नहीं आ सकता, बहरहाल इतनी बहस की ज़रूरत नहीं थी, सादा बात ही। मुझे तो लग रहा था 5 मिनट में ये सवाल होगा, सिर्फ उनको कह दूंगा कि भाई नहीं एंट्री करते तो नहीं करते, नहीं करते ही नहीं है, ठीक है? आप बैठे घर पे सोचें ना, अब ये काम आपके सोचने का, मैंने आपको होमवर्क दिया था, बताएं। आमिर भाई आप ऐसे कर रहे हैं, अभी पार्ट 2 शुरू करने 6108 है, कितना हो गया? 21। अब आ गया गेन, अब इस गेन में सिर्फ 5 लाख, तो अब गेन आ गया। अब हम ईयर एंड पे कह रहे हैं हमारे पास, देखें ना, मौका होता है। शेयर्स इन्वेस्टमेंट आपने की है, उसके 2 ही मौके हैं। पहला मौका है इनिशियल मेजरमेंट, दूसरा मौका है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, या बीच में बिक जाए। अगर बिकता तब भी इनकी अकाउंटिंग हो जाती। क्या हम बेचते वक्त 5750 शेयर्स इन्वेस्टमेंट में से निकाल देते, बस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती, कैश ज़्यादा आ जाता, गेन लॉस उस दिन आ जाता, ठीक है? और अगर हम इसको रखते तो ईयर एंड पे जाके वो बच्चे दे दिए हुए हैं शेयर्स ने, मुफ्त में आ गए, ठीक है बेटा? उस वक्त हमने 100 रुपया दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दे के हमने इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया। आप ये 100 रुपये ना देते तो ये 5000 शेयर सिर्फ अपने पास रखते, अकाउंटिंग में क्या एंट्री करते आप? कोई नहीं कर सकते थे। सोचना ज़रा, घर पे भी कुछ सोच लेना, बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं काफ़ी सारा कम लेके आया हूँ, ठीक है जी? इसकी एंट्री करेंगे, FVTPL है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंसिंग फिगर गेन है, इन्वेस्टमेंट डेबिट 31 दिसंबर 2009 पर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। बट आई एम ओपन कि अगर आप घर से कोई एंट्री बना के ले आए तो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था आप एक बार घर जाके तसल्ली से सुकून से सोचें। इस वक्त में ना एक फजूल चीज़ पे क्लास का टाइम ज़ाया होता है। आप घर सोचें, घर सोच के एंट्री बनाएं या कोई डिस्कशन जहन में लाएं, मैं वेलकम करूँगा, कल इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो पहले कुछ आप तो करें ना, मेरे टाइम को ज़ाया ना करें। ओके जी बच्चों, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट ट्रांजैक्शन को, ये इकट्ठी हुई एंट्री, फ़र्क वही है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर 500 से, कैश क्रेडिट 500 से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10 से, ये अलग अलग, हम अलग अलग करते हैं एंट्री, ठीक है? फिर नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स रिसीव्ड, नहीं लिखा हुआ इशूड, इशू करोगे तो फिर आप एंट्री करते होते हो, या फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा हुआ है भाईजान, इधर हमने बोनस शेयर्स की एंट्री नहीं की, आप लेट आए। बोनस शेयर्स की एंट्री वैसे रिसीव करते हुए नहीं की। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, यहाँ पे 5000 शेयर्स थे, यहाँ पे 5750 शेयर्स हो गए, ठीक है? तो फ़ायदा कब रिकॉर्ड हुआ? जब ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे उठा के रखा, या आज बेच देते तो भी फ़ायदा आ जाता, फिर भी फ़ायदा मिल जाता, ठीक है? अच्छा जी, ये सवाल भी कर लेते हैं जी साथ ही, ये भी ज़रा डिफरेंट है। इसमें IFRS 9 और IAS 21 मिक्स हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाएगा। शुरू करें जी। यार वो कहाँ है भाई, वो कहाँ है? वो ये इधर ही करते हैं ना। वर्किंग्स की हेडिंग दे देनी चाहिए इस अनटाइटल्ड के ऊपर ना। कौन सा सवाल है जी? सफ़ा नंबर, सवाल नंबर बता दें ज़रा, यहाँ पे लिख लें ताकि। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है? यहाँ पे सॉल्व कर लेते, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर। है नहीं है? है नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ज़रा ये ज़रा सामने सवाल ऐसे ऐसे करने से ना सवाल गायब हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इससे सवाल रख लेते हैं, यहाँ पे जवाब रख लेते हैं, ठीक है? चलें जी, पढ़ें जी। ऑन 1 मई 2012 PTCL एक्वायर्ड 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स
2% शेयर होल्डिंग इन नाइकी। 2% इसलिए बताया कि आप कहीं ये ना सोचने लग जाएं कहीं नाइकी को PTCL ने एक्वायर ही नहीं कर लिया, तो कहीं ये 50% शेयर्स ना हो 20,000। उन्होंने कहा भाई ना 2% शेयर हैं, ये तो एसोसिएट भी नहीं है, IFRS 9 में रखो, लोअर देन 20। ऐसे 2 4 5 शेयर्स किसी के पकड़ के कंसोलिडेशन नहीं शुरू कर देते कि हमारा कंट्रोल इस पे आ गया है। ठीक है, AGM में चले जाना, चाय की प्याली पी लेना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको पूछता कोई नहीं है वहाँ पे 2% शेयर होल्डिंग पे। ओके, अच्छा, दुबई बेस्ड कंपनी, अच्छा नाइकी दुबई बेस्ड कंपनी है, एट अ कॉस्ट ऑफ AED 2,40,000, ये दिरम 2,40,000 दिरम के अंदर हमने ये 2% शेयर होल्डिंग खरीदी है, लेकिन ये दिरम है, दिरम। अब आपको पता है, अच्छा आपको नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कंपनी है PTCL, ये तो पता ही है ना आपको, तो फंक्शनल करेंसी तो हमारी पाकिस्तान रुपीज़ होगी, तो फिर इस दिरम के अंदर हम नहीं रख सकते इस इन्वेस्टमेंट को। अकाउंटिंग करनी है तो हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, विच वॉज इक्वलेंट टू रुपीज़, उन्होंने कहा ना करो ट्रांसलेट, ना करो हम बताते हैं। ठीक है, कि ये 2,40,000, ये जो 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आपने ख़रीदे हैं ये 60 लाख रुपए के हैं। ये 2,40,000 दिरहम के हैं और 60 लाख रुपए के हैं। क्लियर? इजाज़त है आगे चलने की। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स वॉज AED 10 रुपीज़ ईच। उनके यहाँ भी 10 रुपये का शेयर है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है। अच्छा, वैसे कोई खामखा निकालना चाहे तो बेशक निकाल ले कि हमने कितने का ख़रीदा, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो ये 6 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने, 20,000 शेयर्स हैं, ये कर लो। हाँ, वो नीचे उन्होंने फेस वैल्यू दिरहम में दी हुई है, तो 2,40,000 दिरहम में टोटल ख़रीदा है हमने कितने शेयर्स को, तो कितने का एक शेयर आया, 12। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी थी, 10, हमने कितने का ख़रीदा, लेकिन उसने 12 अलग दिया तो हम 2,40,000 इंटू 12 करके फिर 2,40,000 ये 12,000 इंटू वो करके ना दोनों 2,40,000 निकालते, वो 2,40,000 निकाल के फिर हम कन्वर्जन करते। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा 20,000 शेयर्स हैं, अब ये 12 के हैं, ये हमने निकाल लिया, ज़रूरत नहीं थी। ये 20,000 शेयर्स जो हैं दिरमों में इतने के ख़रीदे हैं और इनकी पाकिस्तानी वैल्यू बनती है 60 लाख। ठीक है, इससे आगे चलेंगे। क्योंकि मुझे उस दिन जितने का ख़रीदा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, अगर मुझे 60 लाख की फिगर मिल गई है तो ओके, 12 का है, 10 का है, 14 का है, हमें क्या 60 लाख रुपए का है, बस मिल गया ना, चलें आगे। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10। PTCL इंटेंड्स टू होल्ड द शेयर्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। अच्छा, डिविडेंड और कैपिटल गेन में क्या फ़र्क होता है? डिविडेंड जो है वो फिक्स मिलता रहता है। कैपिटल गेन कहते हैं कि आपने एक शेयर खरीदा, उस शेयर को बेचा, खरीदा 10 का था, 15 का बेचा, तो ये 5 रुपये का गेन कैपिटल गेन। और अगर आपने एसेट खरीदा था, वो शेयर खरीदा था 10 रुपये का, वो 10 रुपये का ही पड़ा था, लेकिन उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपये का, वो आपको मिल गया, तो ये डिविडेंड इनकम है। दोनों फ़र्क हैं, दोनों फ़र्क हैं। कैपिटल गेन फ़र्क है, डिविडेंड इनकम फ़र्क है, इस पर टैक्स रेट्स भी फ़र्क होते हैं। ठीक है ना, टैक्स वाले कहते हैं अगर आपने डिविडेंड कमाया है उस पर टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं, और अगर आपने शेयर्स बेच के कैपिटल गेन कमाया है उस पर टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं। दोनों चीज़ें नहीं डिफरेंट हैं। ओके, अच्छा चलें, वो कहता है जी हम इससे डिविडेंड भी लेंगे और लंबे अरसे के लिए होल्ड कर रहे हैं ना, तो फिर कैपिटल गेन भी कमाएंगे। आज जब 10 रुपये का शेयर खरीदा है, 12 का खरीदा है, तो हो सकता है 10 साल बाद ये 20-25 का हो जाए। ओके, द कंपनी हैज़ यूज्ड द इलेक्टिव मॉडल, सुबह वाली क्लास में बताया था, द कंपनी हैज़ यूज्ड द इलेक्टिव मॉडल। भाई जो घर पे बैठ के सुन रहे हैं उनको भी यही अर्ज़ है कि एंट्री नहीं होगी शेयर्स की, मुफ्त में मिले तो बनानी चाहें तो बना के आएँ। ओके, अच्छा जी, तो ज़रा काम तो लाइए ना, किसे कम तो लाइए। यूज़ द, आगे घर बैठ के वो लेक्चर ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा सोचें तो सही जी। क्या किया इन्होंने, इलेक्टिव मॉडल। शेयर्स के अंदर मैंने कहा था 2 मॉडल्स हैं, अभी सुबह वाली क्लास में आपको बताया, एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड, जिसको इलेक्ट किया जाता है, इर्रिवोकेबली इलेक्ट किया जाता है, तो वो क्या है, इलेक्टिव। दैट इज, उसने आगे समझाया, इट हैज इर्रिवोकेबली ऑप्टेड। ये नहीं लिखा होना चाहिए था, मैं तो कहता हूं ये गायब होना चाहिए था। इसके बगैर आपको बताना चाहिए कि शेयर्स का इलेक्टिव मॉडल कौन सा है, FET OCI। ठीक है, लेकिन उन्होंने बता दिया, ठीक है, मेहरबानी। अब भाईजान 1 मई को मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की एंट्री कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? यहाँ पे जो करनी है ये लो, ये 2012 की एंट्रीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
तो यकम मई 2012 जी। एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट होता है। चलो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट ही ना लिख दूँ ज़रा, पहली वर्किंग काफ़ी है। अच्छा अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें होंगी, इस दिन ये एक शेयर हमें कितने का मिला, दिरमों में, और इस दिन हमें एक दिरम कितने में मिला, ये दोनों बातें हैं, ठीक है ना। तो खैर ये मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, मैंने वैसे ये एंट्री बाद में बराबर कर देनी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने कितने दिरमों के ख़रीदे हैं, 2,40,000 दिरमों के आपने ये शेयर्स ख़रीदे हैं, डिवाइड बाय 20,000 करें तो ये जान के बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना बनता है, 12 दिरम, 12 AED का एक शेयर पड़ा था, ठीक है ना। अब इसको ऐसे करना है, ये मैं बाकियों के लिए करवा रहा हूँ, इधर तो 6 मिलियन गिवन था ना, आगे ये ज़रूरत है, इसलिए मैं ज़रा तरतीब पे डाल रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसको मिटा दूँगा जी, इनटू AED 12, ये कितना बन गया जी, 2,40,000, ये भी गिवन था। उसके बाद और तो और इस दिन रेट भी गिवन, अगर है तो फिर काम चल जाएगा। ओके ये भी निकालना पड़ेगा, मैं ये भी ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ मेरी फरमाइश। 6 मिलियन रुपए हमने दिए हैं, किसके लिए दिए हैं, कितने ED में, 2,40,000 दिरमों के लिए, ज़रा बताओ रुपीज़, लो ये भी निकाला मैंने ज़बरदस्ती। ये सब कुछ गिवन होता तो फिर ज़रा करो इसका आंसर क्या आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उन्होंने दे दिया था, लेकिन आगे हमने ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये बाद में मैं एंड पे मिटा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मुझे लिखने दो ज़रा, ओके। क्या आता है आंसर, तो 6,000 कर दूं मैं, रुपीज़ इन इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, डन हो गया जी। भाई बार बार कह रहा हूँ, इधर देखो ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 6,000 गिवन था, 6,000 गिवन था, लेकिन मैंने वैसे ही ज़रा, क्योंकि आगे बार बार ये काम खुद करना है, वहाँ कुछ गिवन नहीं है। डिविडेंड निकालना है तो शेयर्स पे आपने निकालना है, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू निकालनी है तो आपने खुद निकालनी है, उसमें वही शेयर्स पकड़ने हैं 20,000, फिर 20,000 शेयर्स आपको 12 रुपये के उस दिन मिले थे, जिस दिन फेयर वैल्यू निकाल रहे होंगे उस दिन फेयर वैल्यू बदली होगी, फेयर वैल्यू भी बदली होगी और रेट भी बदला होगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, ज़रा ऐसे ही, ज़रा मैंने इजाफी काम कर दिया, एंड में मैं ऐसे ही मिटा दूंगा, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल जी अच्छा कर दी, मान गया जी। चलें नेक्स्ट, आगे चलें जी। ये शेयर्स खरीद लिए हैं जी हमने यकम मई को, उसके बाद डिविडेंड भी आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। आगे देखो, कंपनी हैज़ यूज्ड इलेक्टिव मॉडल, अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 13, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 13 वाला, और फिर 7/12 वाला भी उसने कहा हुआ था रिक्वायरमेंट में, फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, जनरल एंट्रीज करो। जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं फिर, ठीक है। तो 12 वाले साल के अंदर कोई डिविडेंड नहीं आया, डन हो गया। अब 12 वाले साल में तो डिविडेंड कोई नहीं है, फिर कुछ होना है 12 वाले साल के एंड पे, बोलो ऑप्टेड फॉर FET OCI। तो अगर FET OCI है तो फेयर वैल्यू को देखेंगे, फेयर वैल्यू को देखकर गेन लॉस को OCI में लेकर जाएंगे, ऐसे ही करना है। चलो अब 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू पर शेयर, जो थोड़ी देर पहले मैंने ज़बरदस्ती 12 की निकलवाई थी, वो क्या हो गई है, बढ़ के 13 हो गई, ये AED, ठीक हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 13 पे बाद में जाएंगे, छोड़ें इसको, ठीक है। अब 31 दिसंबर 12 पे कितने का एक शेयर हो गया, दिरमों में 13 रुपए का, 12 वाला शेयर कितने का हो गया, 13 का। और वो जो मैंने ज़बरदस्ती 25 रुपये एक्सचेंज रेट निकलवाया था, ज़बरदस्ती निकलवाया था ना, गिवन तो नहीं था, वो अब गिवन है 31 दिसंबर 12 पे, वो भी 25 है। वाह, बड़े स्ट्रॉन्ग निकले हम दिरमों के मामले में हैं। तो 31 दिसंबर 12, लेजर बनाने की ज़रूरत है, वर्सेस कर, चलो यार बना देता हूँ ऐसे ही, बस थोड़ा सा ज़रा देख लो ऐसे। FETPL है ना, आपको क्या लेजर ही नहीं बनाया, हमें कहते थे लेजर बनेगा,
हाँ वो उसमें भी बनता है, ये लो FET OCI सॉरी जी। तो यकम जनवरी 2000 यकम मई 2012 6000, बस डायरेक्ट लिखो अब यहाँ जहाँ पे लिखा जा सकता। अब 31 दिसंबर 12 कैरी डाउन, इधर देखो अब ज़रा कितने शेयर्स खरीदे थे हमने, 20,000 शेयर्स। हर शेयर कितने का था, लेजर वैसे क्यों बना, चलें हर शेयर कितने का हो गया, AED 13 का। ये तो निकला इन्वेस्टमेंट मेरी, लेकिन अभी भी दिरमों में है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू दिरम्स, ये आगे नंबर ऑफ दिरम्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 25 रुपये से, ₹25, आंसर इज 6,500, ठीक हो गया जी। तो 6500 पे चला गया है, तो 500 रुपये का क्या आ गया हमें फ़ायदा। ये फ़ायदा हमने कहाँ लेके जाना है, फेयर वैल्यू रिज़र्व है ये, OCI वाला है ये, गेन भी है ये, और बैलेंसिंग भी है ये। यही 3 ब्रैकेट्स थी, याद है। ओके, तो एंट्री बनवा दो। उसने मांगी एंट्री सी, लेजर तो मैंने बस आपकी सहूलत के लिए बनाया है। बोलो जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट इन OCI, रिजर्व होता भी वहीं पे बहरल जी। 500 और 500। लो जी, पहले साल की एंट्रीज तो ख़त्म हो गई हैं, दूसरे साल की एंट्रीज करते हैं अब। जी बच्चों, अगले साल क्या हुआ है जी, ये तो ये डिविडेंड आया है और कुछ भी नहीं हुआ, बस फिर एंड पे फेयर वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है, एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया है, फेयर वैल्यू भी बढ़ गई है। लेकिन ये सब कब हो रहा है, 31 दिसंबर पे। फ़िलहाल तो हम इसको भुगता लें। 15% डिविडेंड दे दिया इन्होंने 31 मार्च को नाइकी वालों ने, कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो किस दिन, 31 मार्च 2013 पे 1200 गुजर गया, ठीक है जी। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब इसको तो लेजर में वैसे ही नहीं लेके जा सकता मैं, तो यहीं पे वर्किंग करनी है, ठीक है। डिविडेंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट। अब हम फिर दोबारा आए, अब हमें फिर वही ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा था कि एक बार ज़रा उलट वर्किंग करके ये देख लो। ज़रूरत नहीं था ये, अगर आप पर्चे में मैनेज कर सको तो बेशक करो, शेयर्स पकड़ो फिर रेट्स पकड़ो, करते रहो, बेशक अच्छी बात है। लेकिन मैंने इसलिए किया कि चलो पहली बार देख रहे हो इस तरह से इनको मिक्सिंग के अंदर, तो ज़रा स्टार्ट में भी क्या चीज़ें हैं ये पता लग जाए, ईजी रहता है बंदा फिर हर बार उसको लगाने में, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंटेज हमेशा किस पे लगा करती है, नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के बैलेंस पे लगती है, लेटेस्ट शेयर कैपिटल के बैलेंस पे। हाँ, अगर डिविडेंड पर रुपी दिया होता तो फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर डिविडेंड परसेंटेज दी हुई हो तो बचपन में एक बात आपको बताई जाती है, आप शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस से यानी कि रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको, शेयर्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर्स आएंगे, फिर पर शेयर डिविडेंड निकालना होगा या निकला होगा, फिर वो आगे तब जा सकते हैं, इसलिए भूलना नहीं है पुरानी बातों को। जी बच्चों, 20,000 शेयर्स थे, बोलो हर एक शेयर कितने का ख़रीदा था। अच्छा हाँ 12 का ख़रीदा होगा आपने, लेकिन डिविडेंड कभी भी हम 12 पे 15 पे 18 पे नहीं देते, ठीक है बेटा। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आया करता है, शेयर की फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में क्या होगा, फेस वैल्यू। उन्होंने जो डिविडेंड बांटा है वो भी शेयर्स की फेस वैल्यू के परसेंटेज से बांटा होगा जो हमें मिलना है, ठीक है। ये बातें सारी भूल गए मुझे लगता है आप, मैं आपको दिखाता हूँ, FR 1 दिखाता हूँ। कौन सा सवाल दिखाऊं, सबसे पहला पुराना छोटा सवाल, ये तो यहाँ किया ही नहीं हुआ सॉल्व। मुझे पता है, लेकिन एक मिनट के लिए मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो बनती थी
उसमें जो शेयर कैपिटल होता था वो रुपीज़ में होता था या नंबर ऑफ शेयर्स में? रुपीज़ में। और हम डिविडेंड की परसेंटेज भी किस पे लगाते थे? उन्हीं रुपीज़ पे। बस ये बात याद करवाना चाह रहा था आपको, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा रुपीज़ पे लगती है, शेयर कैपिटल रुपीज़ वाले पे लगती है। हाँ, अगर नंबर ऑफ शेयर्स पे आपने डिविडेंड मल्टीप्लाई करना है तो फिर डिविडेंड भी नंबर ऑफ शेयर पर शेयर होना चाहिए। वो यूँ कहे 1 रुपया पर शेयर हमने डिविडेंड दिया है, फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स पे लगाएं डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड की परसेंटेज लगती शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे है। ये ना FR 1 का लिखा हुआ जुमला है, दोबारा लिखो, आज आ गई ज़रूरत इसकी। फिर मतलब EPS यहाँ पे है कहीं पे? मतलब फिर यहाँ पे लिखो ना एक दफ़ा ज़रा, यहाँ पे लिखो, 1 मिनट ज़रा ना, 1 मिनट। यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ कि इससे क्या आएगा? इससे जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी फेस वैल्यू यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो होना चाहिए वो आ जाएगा। इस पे परसेंटेज क्या लगेगी? 15%। अब इस 15% के साथ ना, क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज है, अब वो आप अपना रूल लिख लो, स्टार लगाओ और रूल लिखो, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर लगती है। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर लगती है और शेयर कैपिटल में डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगती है और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू पड़ी होती है। और ठीक है, ये तो पुराना असूल है ना, शेयर कैपिटल को हम सिर्फ फेस वैल्यू से क्रेडिट करते थे। ज़्यादा महंगे शेयर्स बेचते थे तो शेयर प्रीमियम में, कम बेचते थे तो डिस्काउंट होता था। शेयर कैपिटल 10 रुपये से ही क्रेडिट होता था, ठीक है ना। तो शेयर्स डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगेगी और शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही पड़ी होती है। अब पता नहीं ये बात आपको याद है या नहीं है। बहरहाल 20,000 शेयर्स हमने ख़रीदे थे, 20,000 शेयर्स ख़रीदे थे और फेस वैल्यू हर शेयर की कितनी थी? अब 20,000 शेयर्स पर जो डिविडेंड मिला है वो किस तरह से निकालेंगे? 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज़ यानी रुपीज़ AED 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी? 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल फेस वैल्यू होगा। इसके ऊपर फिर लगेगा 15%। ठीक है जी, वो बाद में निकालते हैं, पहले दिरमों में तो निकाले, पहले लड़ाई तो मुका लीजिए, ठीक है। तो क्या उसने मिक्स कर दिया फल्ला जी। अब ये आ गया हमारे पास डिविडेंड इन AED, निकालो ज़रा AED कितना? AED 30,000। वाओ कमाल, 30,000 दिरमों का डिविडेंड आया है। 30,000 दिरम अगलों ने डिविडेंड दिया है, मजाक नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपनी भी तो देखो, लेकिन अब इस दिन हमें दिरमों को नहीं, हमें रुपीज़ को एंटर करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो 31 मार्च 13 का भी डेट सवाल ने दिया हुआ है, वो कितना है? 26.5, 26 पॉइंट। अब जब ये रुपीज़ 26.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो अब हमारे मतलब की फिगर आ गई जिसकी हम एंट्री कर सकते हैं। जी बोलें। 795 और 795 की हिसाब लाया है। अच्छा जी, अब क्या होगा जी? उसके बाद ये रेंड आएगा, ये रेंड के ऊपर हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी होगी, ऐसा ही है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं जी। हमारे शेयर्स की फेयर वैल्यू बढ़ के चली गई है 13 पे। और अब अच्छा एक बात और भी आज कर ही लें, ये ज़रा मुझे याद करना जब ये सवाल पूरा हो। तो हमने मॉनेटरी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट की एग्जांपल्स पढ़ी थी, याद है? Yes, sir. तो उसके अंदर हमने कुछ देखी थी चीज़ें जो IFRS 9 मतलब वाली आ रही थी, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स। वो वहाँ पे नहीं पढ़ा था, ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी चीज़ फाइनेंशियल लायबिलिटी या एसेट है और कौन सी नहीं है। उसमें ना वो आप देखोगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा आपको, वो बताएगा जो डिवेंचर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट हैं अगर आपने ख़रीदा हुआ है, और फाइनेंशियल लायबिलिटी है अगर आपने इशू किया हुआ है, क्योंकि वो क्या है? मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल। लेकिन जो शेयर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है अगर आपने वो ख़रीद के रखा हुआ है तो। हाँ, उसको बेच के फाइनेंशियल एसेट आ सकता है। चलें देखते हैं ज़रा, ठीक है। छोड़े इस बात को, मैं इसलिए कह रहा हूँ
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने शेयर्स को इस दिन फेयर वैल्यू पर रखा है, तो थोड़ी देर बाद आपको एतराज़ हो सकता है इस बात के ऊपर, ठीक है ना, तो वहाँ से पढ़ के फिर देखेंगे। वो फिर वहाँ पे भी जाके किसी वक्त पढ़ लेंगे, वैसे अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पे उसी में शायद उसी में ही था, मैंने कहीं देखा है ज़रूर, ठीक है ना, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का चक्कर मैं देखता हूँ, आई विल सी। फिलहाल तो इसको कर लो ज़रा जी। 28.7 पे शेयर पहुँच गया है, ये करेंसी दिरहम पहुँच गया है, और 15 रुपये पे शेयर पहुँच गया है। तो वैसे डायरेक्ट भी करना चाहिए था आपको, लेकिन एक चीज़ जो आप भूले हैं ना थोड़ी सी, क्योंकि सिंगल ही था इसलिए भूल गए। जब FVT OCI होता है तो एक एडिशनल काम भी करते होते हैं, हम बैलेंस निकाल लिया करते हैं। तो फेयर वैल्यू रिज़र्व का बैलेंस है कितना जी? क्रेडिट 500। क्योंकि ये सिंगल है, ज़बानी पता लग जाता है, तो लिखा ना भी हो पर्चे में तो मसला नहीं होता। मसला तब आता है जब दूसरी बार जब आता है तो पुराने वाला भी ज़बानी देख लो या लिखा हुआ हो, तो दोनों तरह से काम आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें अब फेयर वैल्यू रिज़र्व तो बात की बात है, कहते हो तो लेजर बना दे, तो वैसे ज़बानी हो सकता है। यकम जनवरी 13, ब्रॉड डाउन 6500, 31 दिसंबर 13 कैरी डाउन। कितने शेयर्स थे भाई? 20,000। और हर शेयर अब कितने दिरहम का हो गया है? 15 दिरहम का। इससे हमारे पास आ जाएगी दिरहमों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू। अब इस दिन एक्सचेंज रेट कहाँ पे पहुँच गया है? 28.7 पे, तो इंटू रुपीज़ 28.7, आंसर इज 8610। फ़र्क फिर गेन है 2110 का, फिर गेन है ना। तो ये गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ओसी जी, जस्ट लाइक। लेकिन उसमें FVT OCI को नहीं होता, वो समझो सिर्फ FVTPL ही है बस। ठीक है, एक्सचेंज गेन लॉस वैसा ही है ना भाई बेटा, ये भी उन्हीं स्टैंडर्ड में से है जहाँ पे ये फेयर वैल्यू गेन गया है। IAS 16 में कहाँ गया था? सोचा था हमने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कहाँ गया था? सोचा था हमने। बस IFRS 9 के तहत अगर आ गया तो ये बच्चा है उनका, ठीक है ना। बस वो जहाँ पे शेयर्स का गेन लॉस है, अब ये काम हम करते हैं तो फिर तो काउंटिंग में और कुछ करें ही ना, ठीक है ना। हमने तो IFRS 9 पढ़ा कि शेयर्स के साथ ये ट्रीटमेंट है। अब वो शेयर्स अगर बाहर पड़े हैं तो फिर IAS 21 को उसी के साथ ही अटैच कर दो, नो इशू। हमने पढ़ा IAS 16 में खप के कि हमने PPE के साथ क्या करना है। अब वो PPE अगर बाहर पड़ा है तो उसके ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस को देख लो, बस वैसे ही जाने दो। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा खप के, उसके रूल्स सीख लिए। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी बाहर के मुल्क में पड़ी है तो उसको IAS 21 को उसके तहत कर दो। ठीक हो गया जी बच्चों? ओहो, इधर से कितना, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। बोलें जी, एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व OCI में क्रेडिट कितने से? 2110। और यहाँ पे अब हमें निकाल लेना चाहिए अपना बैलेंस। ओपनिंग का बैलेंस कितना था? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, चलो 500 क्रेडिट। मैंने बैलेंस शीट बनानी है ना, चुप कर जाओ यार। फॉर द ईयर 2110, ये भी क्या है? क्रेडिट। तो टोटल एज ऑन कैरी डाउन बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में जाना है वो 2610 क्रेडिट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली वर्किंग ना करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वक्त को बचा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, ओके। बात करते हैं जी, रिक्वायरमेंट अभी रहती है बैलेंस शीट और सौकी की। जी सौकी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा, थोड़ा सा जगह तंग है।
जगह ज़रा तंग है जी, मैंने वर्किंग भी तस्वीर में लानी है बाद में आपके, चलो अरेंजमेंट कर लेंगे फिर जी। नॉन करंट एसेट्स होते हैं बस एसेट्स और इक्विटी, ये दो आने हैं। तुम दोनों को अलग बिठाया था ना कल, वैसे मैंने, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। हाँ देखो तुम लोगों को पता भी लग गया कि अलग बिठाना किसको हो सकता है। अच्छा जी, अब एंट्रीज देख के नहीं, मुझे ज़रा वैसे सोच के बताओ, 2012 के अंदर कोई डिविडेंड आया था? अच्छा, 2012 के अंदर गेन तो आया है ना, ये एफईटी ओसीआई वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ नहीं आना। ओसीआई के अंदर हम फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व लिख लेंगे। जी कितना? 500 रुपये, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ने आना है, वो फेयर वैल्यू पे आना है। आपने वैसे निकाली है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर लेजर बना लिया तो 6500 इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू रिज़र्व नज़र आएगा। अब गेन बोल रहा है फेयर वैल्यू रिज़र्व 500 रुपये, क्रेडिट है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। 13 आ गया, 13 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड आ गया जी, बिल्कुल डिविडेंड आएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल डिविडेंड इनकम जी। कितनी है? 12 में कितनी है? कोई नहीं। 12 में कितनी है? कोई नहीं। 13 के अंदर 795, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड पे आए तो फेयर वैल्यू में फिर गेन है फॉर द ईयर ओसीआई में 2110 रुपये, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ग्रो करते हुए 8610 पे पहुंच चुकी है। कुछ फेयर वैल्यू गेन है, कुछ फेयर वैल्यू गेन है, और कुछ ट्रांसलेशन का गेन लॉस भी हो सकता है। गेन लॉस बोला मैंने, गेन लॉस बोला मैंने, हो सकता है, क्योंकि वो जोन सा भी हो वो इसके पीछे पीछे ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू रिजर्व कहाँ पे पहुंच गया? 2610, ठीक है जी। जल्दी से अब ओपन करें IAS 12, इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें। अब भाई कितनी देर होगी आमिर? बस पार्ट 2 शुरू कर दें, पानी डाल।